नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी। शाह ने कहा कि इस मुद्दे को बेकार में ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। अमित शाह ने धनखड़ की तारीफ करते हुए कहा कि धनखड़ जी एक संवैधानिक पद पर बैठे थे और अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के अनुसार अच्छा काम किया। उन्होंने अपनी निजी स्वास्थ्य समस्या की वजह से इस्तीफा दिया है। इसमें ज्यादा कुछ ढूंढने या मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। धनखड़ ने पिछले महीने ये कहते हुए इस्तीफा दिया था कि अब वो अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहते हैं और डॉक्टरी सलाह का पालन करेंगे। इस्तीफे के बाद राजनीति में अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी क्योंकि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर 18 रिटायर्ड जजों ने नाराजगी जताई है। शाह ने उपराष्ट्रपति पद के विपक्षी उम्मीदवार और पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज बी सुदर्शन रेड्डी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सलवा जुडुम केस के फैसले से नक्सलवाद को बढ़ावा दिया। रिटायर्ड जजों ने इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि किसी बड़े राजनीतिक पद पर बैठे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत व्याख्या नहीं करनी चाहिए। उनका कहना है कि इससे सुप्रीम कोर्ट के जजों की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। जजों ने यह भी कहा कि चुनाव प्रचार विचारधारा पर हो सकता है, लेकिन इसमें गरिमा और शालीनता बनी रहनी चाहिए। नाम लेकर तंज कसने से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि आदिवासी युवाओं को स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाकर नक्सलवाद से लड़ाना असंवैधानिक और गैर कानूनी है। यही था सलवा जुडुम केस का मूल फैसला। वहीं जस्टिस रेड्डी ने शाह के आरोपों पर कहा है, ये पूरा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, सिर्फ मेरा नहीं है। अगर शाह पूरा फैसला पढ़ते तो शायद ऐसा बयान नहीं देते। एसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया। कई छात्र छात्राओं के घायल होने की खबर है। पुलिस के अनुसार प्रदर्शन की इजाजत केवल शाम 5 बजे तक दी गई थी। इसके बाद भी 100 से अधिक छात्र डटे रहे। छात्रों के अनुसार करीब 7 बजे पुलिस ने बल का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर बितर कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई में कई छात्र घायल हुए और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। एक मीडिया हाउस का दावा है कि प्रदर्शन को कवर कर रहे उसके पत्रकारों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि इस पर पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने एक और लॉबिंग फर्म को हायर किया है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब अमेरिकी सरकार ने भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत ने मर्करी पब्लिक अफेयर्स नाम की फर्म को 3 महीने के लिए हर महीने $75,000 की फीस पर नियुक्त किया है। यह फर्म भारत के लिए फेडरल लॉबिंग, मीडिया रिलेशन, डिजिटल ऑडिट, सोशल मीडिया स्ट्रेटजी और विज्ञापन जैसे काम देखेगी। इस टीम में पूर्व अमेरिकी सीनेटर डेविड विटर और ब्रायन लांजा, जो कि ट्रंप के ट्रांजिशन टीम में कम्युनिकेशन डायरेक्टर रह चुके हैं, वो भी शामिल होंगे। इनके साथ 4 और सदस्य काम करेंगे, जिनमें भारतीय मूल के केविन थॉमस भी हैं, जो न्यूयॉर्क स्टेट सीनेट में चुने गए पहले भारतीय अमेरिकी हैं। गौरतलब है कि इससे पहले अप्रैल में भारत ने SHW पार्टनर्स LLC नाम की फर्म को भी 1 साल के लिए हायर किया था। उसकी फीस है $1.8 मिलियन, यानी हर महीने में $1.5 लाख। बता दें, कई देश एक साथ कई लॉबिंग फर्म रखते हैं ताकि अलग अलग काम किए जा सके। पाकिस्तान ने भी इसी तरह ट्रंप के पूर्व बॉडीगार्ड की फर्म को हायर किया है। भारत ने साफ कर दिया है कि तेल वहीं से खरीदा जाएगा जहां से सबसे सस्ता और बेहतर सौदा मिलेगा। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा है कि देश की पहली प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा है। उन्होंने रूस की सरकारी एजेंसी टास को दिए इंटरव्यू में कहा कि हमारी कंपनियां वहीं से तेल खरीदेंगी जहां से उन्हें सबसे अच्छा दाम मिलेगा। वहीं मौजूदा स्थिति है। ये बयान उस समय आया है जब अमेरिका ने भारत पर सस्ता रूसी तेल खरीदने को लेकर दबाव बनाया है। ट्रंप प्रशासन ने तो भारत के सामान पर 50% टैरिफ शुल्क बढ़ा दिया है। अमेरिका ने भारत पर दबाव बढ़ा दिया है। रूस से तेल खरीदने के कारण ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ पेनल्टी का फैसला किया है, जो 3 दिन बाद लागू होगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस को कमजोर करने के लिए कड़ा आर्थिक दबाव डाला है। इसमें भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाना भी शामिल है ताकि रूस को तेल से ज्यादा पैसा कमाने से रोका जा सके। वेंस ने यह बात NBC न्यूज के कार्यक्रम में मीट द प्रेस में एक इंटरव्यू के दौरान कही। उनसे पूछा गया था कि अमेरिका रूस पर यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए किस तरह दबाव बना रहा है। इससे एक दिन पहले भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा था कि अमेरिका का ये टैरिफ अनुचित और नाजायज है। उन्होंने ये भी साफ किया कि इसे गलत तरीके से तेल का मुद्दा बताकर
पेश किया जा रहा है। बिहार एसआईआर पर बवाल के बीच मतदाता सूची में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। पूर्णिया जिले के एक गांव में एक पाकिस्तानी मूल की महिला का नाम स्थानीय वोटर लिस्ट में दर्ज पाया गया। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उसका वेरिफिकेशन भी हो चुका है। रिपोर्टों में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि ये महिला लगभग 7 दशक पहले यानी 1947 के भारत पाकिस्तान बंटवारे के आसपास भारत में आई थी। इस खुलासे ने चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन में हलचल मचा दी है और अब इसकी गहन जांच की जा रही है। बिहार के पूर्णिया जिले के एक गांव में रहने वाली 85 वर्षीय महिला का नाम 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए तैयार की गई वोटर लिस्ट में दर्ज है। महिला के दस्तावेजों में जिक्र है कि वो मूल रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली हैं और 1947 के बंटवारे के आसपास भारत आ गई थी। वो तब से ही बिहार में रह रही हैं और अब तक भारतीय नागरिकता के रूप में वोटिंग का अधिकार प्राप्त कर चुके हैं। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीएम चेहरे पर सवाल फिर से उठे हैं। अररिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे, तो उन्होंने सीधा जवाब देने से खुद को बचा लिया। राहुल गांधी ने कहा कि सभी इंडिया गठबंधन के साथ ही आपसी सम्मान और सहयोग के साथ काम कर रहे हैं। हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और नतीजे अच्छे होंगे। इस दौरान तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी के साथ मंच पर बैठे थे। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी की इस रुख को अहंकार बताया और कहा कि कांग्रेस अब तक सीएम चेहरे पर साफ जवाब देने से बच रही है। टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वो संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में शामिल नहीं होंगे, जो जेल में बंद मंत्रियों को पद से हटाने के लिए प्रस्तावित विधेयक पर चर्चा करेगी। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने इसकी घोषणा की। एनडीए सरकार के इस प्रस्ताव विधेयक का पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है और इसे सुपर इमरजेंसी बता रहा है। सरकार ने मानसून सत्र के समापन से ऐन पहले इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया और विपक्षी इंडिया गठबंधन के जबरदस्त विरोध के बीच इसे जेपीसी को भेजने की घोषणा की। हालांकि अन्य विपक्षी दलों ने रुख साफ नहीं किया है कि जेपीसी में वो शामिल होंगे या नहीं। समझा जाता है कि कांग्रेस नेतृत्व इस समिति में शामिल होने के पक्ष में है, क्योंकि उसे लगता है कि जेपीसी की जांच के दौरान पार्टी और व्यापक विपक्ष की आलोचना दर्ज करना जरूरी है। इससे साफ है कि जेपीसी पर इंडिया गठबंधन बंट गया है। ये विवाद संसद में पेश किए गए उन 3 विधेयकों को लेकर है, जिसका मकसद उन मंत्रियों को तत्काल पद से हटाना बताया जा रहा है जो गंभीर आपराधिक मामलों में लगातार 30 दिन से ज्यादा जेल में बंद रहता है। बिहार में चल रही एसआईआर और 9 सितंबर के उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्षी एकजुटता पर असर पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने संसद की जेपीसी का हिस्सा बनने का फैसला किया है, जो 3 अहम बिलों की जांच करेगी। इन बिलों में प्रस्ताव है कि भ्रष्टाचार या गंभीर अपराध के आरोप में 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहने वाले केंद्रीय और राज्य मंत्रियों, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक, उनको पद से हटा जा सके। लेकिन समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने इस समिति से दूरी बना ली है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी इसमें शामिल नहीं होगी। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी ने भी इस समिति को एक मजाक बताते हुए इसमें शामिल होने से मना कर दिया है। बिहार एसआईआर को लेकर राहुल गांधी ने रविवार को फिर से बड़ा हमला किया। उन्होंने पूछा कि बीजेपी को एसआईआर से कोई शिकायत क्यों नहीं है, क्या उनके वोटरों के नाम नहीं काटे गए। राहुल गांधी ने यह आरोप बिहार में रविवार को वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लगाया। यात्रा शुरू होने से पहले अररिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने बिहार में विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर का इस्तेमाल वोट चुराने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के लाखों वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। राहुल ने कहा कि यात्रा में अब तक हजारों ऐसे लोगों से मिला हूं जिनके नाम एसआईआर में वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। ज्यादातर गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान और मजदूर हैं। उन्होंने पूछा कि वोटरों के नाम हटाए जाने की शिकायत बीजेपी ने क्यों नहीं की है। उन्होंने आगे कहा, बिल्कुल साफ है, चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर विपक्ष के वोट मिटा रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इसहाक डार रविवार को ढाका पहुंचे। ये 13 साल बाद किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की बांग्लादेश यात्रा है। डार ने कहा कि बांग्लादेश को दिल साफ करना चाहिए और 1971 की घटनाओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान पहले ही इस मुद्दे को 1974 के समझौते और जनरल मुशर्रफ के बयान में स्वीकार कर चुका है। इस्लाम भी सिखाता है कि दिल से कड़वाहट मिटाकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने साफ कहा कि हमें पाकिस्तान से जवाबदेही, मुआवजा और माफी चाहिए
1971 में जो नरसंहार हुआ उसके लिए पाकिस्तान को पश्चाताप करना होगा। इस दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश ने डिप्लोमेट्स और अधिकारियों के लिए बिना वीजा यात्रा की संधि पर भी हस्ताक्षर किए। बांग्लादेश की सरकार के सलाहकार ने यह भी बताया कि चीन दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने में दिलचस्पी ले रहा है। याद दिला दें, इससे पहले 2012 में हिना रब्बानी खार ने बांग्लादेश का दौरा किया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.